हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इन्वर्स ऑफ कॉट फंक्शन के ऊपर बात करेंगे कि क्या इन्वर्स ऑफ कॉट फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जैसा कि आपने इन्वर्टिबल फंक्शन में पढ़ा है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, व्हेन द फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। यदि कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल होता है। तो हम चेक करेंगे कि क्या कॉट फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं है। तो आपने +1 में कॉट फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि कॉट फंक्शन क्या होता है, इसकी डोमेन क्या होती है। इसकी डोमेन होती है x सच दैट x इज ए रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये इसकी डोमेन है और इसकी कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं f(x) इज इक्वल टू कॉट x। अब इसकी जो डोमेन है वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। ये इस तरह से इसकी डोमेन क्यों आई, क्योंकि cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x। अब sin x क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल आते हैं उसके ऊपर इसकी वैल्यू जीरो होती है। मतलब यदि जीरो है एक्स की वैल्यू, प्लस माइनस पाई है, प्लस माइनस 2 पाई है, प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। और एन पाई इन जनरल हम इसको एन पाई से डिनोट करते हैं, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर। एन क्या है, एक इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे जीरो, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। यदि इस तरह के एंगल है तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी और कॉट एक्स क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो n पाई के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जैसा आपको पता है कि cos x और sin x की जो डोमेन होती है वो होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो उनमें से हमें n पाई को यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है cot x वो अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जीरो से मूव करना शुरू करेंगे तो जीरो पर कॉट एक्स अनडिफाइंड है, यहाँ इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है वाई एक्सिस के ऊपर। फिर यहाँ पाई तक मूव किया तो पाई पर भी ये अनडिफाइंड है। फिर यहाँ से मूव 2 पाई तक किया तो यहाँ भी अनडिफाइंड है। तो मतलब जितने भी इस तरह के एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे, 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरफ ऑड नंबर आते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इसके ऊपर जो है वो कॉट एक्स अनडिफाइंड होता है। तो ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज यदि मूव करेंगे तो एंगल पॉजिटिव होता है, यदि क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो उस कंडीशन में भी एक्स एक्सिस के ऊपर कॉट एक्स जो है वो अनडिफाइंड होता है और वाई एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो होती है। और इसकी रेंज जो है वो इसकी कोडोमेन के बराबर है, मतलब रेंज इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो हमने यहाँ से देखा कि जो रेंज ऑफ कॉट फंक्शन है वो इसकी कोडोमेन के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज कॉट फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू तो है, अब हमें चेक करना है कि क्या कॉट फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कॉट फंक्शन का। हम इसके ग्राफ से चेक करेंगे कि क्या ये वन वन है या नहीं है। क्योंकि वन वन चेक करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। एक तो वो है कि डोमेन से कोई पॉइंट x1 और x2 ले लिए और fx1 को fx2 के बराबर पुट किया। if we get x1 is equal to x2 then the function is वन वन, अदरवाइज वो मैनी वन हो जाता है। और दूसरा मेथड है कि हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यदि वो लाइन एग्जैक्टली वन पॉइंट के ऊपर कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो फंक्शन वन वन होता है। यदि मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर कट करता है तो वो वन वन नहीं होता है। और थर्ड मेथड है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है इन इट्स डोमेन या डिक्रीजिंग है इन इट्स डोमेन, तो वो फंक्शन भी वन वन होता है। यदि वो अपने डोमेन में एक तरफ इंक्रीज कर रहा है और दूसरी तरफ डिक्रीज कर रहा है तो ऐसा फंक्शन वन वन नहीं होता है। तो यहाँ हम इसको ग्राफ से चेक करेंगे कि क्या कॉट फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो ग्राफ ऑफ कॉट फंक्शन क्या होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया y इज इक्वल टू कॉट एक्स। हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की निकालते जाएंगे और हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम डोमेन को हमेशा x एक्सिस की तरफ
शो करते हैं और रेंज को वाई एक्सिस की तरफ हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो जैसे 0 के ऊपर कॉट एक्स जो है वो अनडिफाइंड है, तो यहाँ इस पॉइंट को नहीं लेंगे। जैसे पाई बाई फोर ये जैसे पाई बाई 4 है, तो इसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या आती है, वो 1 आती है पाई बाई 4। और पाई बाई 2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पॉइंट आ गया आपका पाई बाई 2, 0। तो इस तरह से, और पाई के ऊपर फिर ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये जो ग्राफ है ये इस लाइन को टच नहीं करेगा, जो ये 0 वाली लाइन है, पाई वाली लाइन है, 2 पाई बाई, क्योंकि इसके ऊपर ये कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आता है इसका ग्राफ। तो आप देख रहे हैं, यदि हम कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये इस फंक्शन के ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कट कर रही है। तो इसका मतलब है ये कॉट फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। If we draw a line parallel to x axis, it cuts the graph of the cot function more than 1 point. This implies cot function is not 1 1, ये 1 1 नहीं है। लेकिन हमने ऊपर से क्या देखा कि cot function जो है वो ऑन टू है, बट नॉट 1 1। तो फॉर cot function to be invertible it must be 1 1 and ऑन टू। तो इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा यदि ये 1 1 और ऑन टू होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि इसको हम 1 1 कैसे बना सकते हैं। यदि ये है इसकी डोमेन एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसमें ये पॉइंट नहीं है, ये जो एक्स एक्सिस के -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, ये पॉइंट इसकी डोमेन में नहीं है, इसीलिए ग्राफ इन लाइंस को टच नहीं कर रहा है। तो बाकी ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो यदि हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें इन इंटरवल्स में, जैसे -3 पाई टू -2 पाई, तो इसमें ये ग्राफ आ जाएगा। यदि हम कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट के ऊपर इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो इस पोर्शन में ये 1 1 है और ऑन टू भी है। तो इसी तरह से यदि हम इसकी डोमेन को -2 पाई से -पाई रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इसका ग्राफ ये रह जाएगा, और इसमें भी ये 1 1 और ऑन टू है। तो आप देख रहे हैं कि यदि हम इसकी डोमेन को जैसे -पाई टू 0 और या 0 टू पाई या पाई टू 2 पाई या 2 पाई टू 3 पाई रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो ये इन इंटरवल्स में 1 1 और ऑन टू हो जाता है, और इन इंटरवल में ये फिर इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ कॉट फंक्शन टू एनी ऑफ द इंटरवल, जैसे -2 पाई टू -पाई, -पाई टू 0, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई एटसेट्रा, तो इनमें जो है ये 1 1 और ऑन टू हो जाता है। जैसे यदि कॉट फंक्शन की जो ये डोमेन है इसको हम इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करें, कोड मेन वो सेम रहने दे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इस तरह से हम बहुत सारे कॉट फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये सारे जितने भी फंक्शन आएंगे ये 1 1 और ऑन टू होंगे और इन्वर्टिबल होंगे। तो हम इसके इन्वर्स को कैसे डिनोट करते हैं कॉट फंक्शन के, इसको हम करते हैं कॉट इन्वर्स। ये इसकी पावर नहीं होती है, ये कॉट इन्वर्स फंक्शन है। हमने इन्वर्टिबल फंक्शन में इसके बारे में बहुत डिस्कस कर लिया है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो वी गॉट ए ब्रांच ऑफ द कॉट इन्वर्स फंक्शन। अब आप देख रहे हैं कि इतने ये कॉट फंक्शंस हैं, तो ये सारे 1 1 और इन्वर्टिबल होंगे। तो हमें एक बहुत बड़ी ब्रांच जो है इसके इन्वर्स फंक्शन की मिल जाएगी, जैसे कॉट इन्वर्स। अब इसका इन्वर्स इसकी जो कोड मेन है वो इसकी डोमेन बन जाएगी, और ये इस आगे कोड मेन बन जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे इन्वर्टिबल फंक्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो ये फंक्शन है कॉट इन्वर्स, जिसकी डोमेन जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, और जो रेंज है कोड मेन है वो है 0 टू पाई, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको कहेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जो ये है 0 टू पाई, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और जब भी हम अब कॉट इन्वर्स के ऊपर बात करेंगे तो हम इसकी
जो डोमेन है इसको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेंगे, और इसकी जो रेंज है कोड डोमेन है उसको हम ओपन इंटरवल 0 to π। इसको इस तरह से क्यों लिखा ओपन इंटरवल? क्योंकि इसमें 0 और पाई नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कॉट अनडिफाइंड होता है, इसलिए ओपन इंटरवल लगा दिया। कि आपने इंटरवल्स में पढ़ा है, यदि हम ओपन इंटरवल लगाते हैं तो ये एंड पॉइंट इसमें शामिल नहीं होता है, ये इसका मेंबर नहीं होता है। तो इसकी रेंज ये है, तो डोमेन आर है और रेंज इसकी ये है। तो ये कॉट इनवर्स फंक्शन है, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं। और आगे जब भी हम कॉट इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो हम इसकी डोमेन और रेंज ये लेंगे। तो अब हमने क्या देखा, ये जैसे कॉट इनवर्स एक्स है तो इसको आपने पावर नहीं मानना है, ये एक इनवर्स फंक्शन है। इसको इनवर्स इसका ये मीनिंग नहीं होता है कि नॉट इक्वल टू 1 कॉट एक्स के बराबर, ये नहीं होता है। यदि इस तरह से ये पावर बाहर है तो इसका मतलब होता है 1/cot x। इसका मतलब 1/cot x नहीं है, ये पावर इसकी नहीं है, ये कॉट फंक्शन का इनवर्स है। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि यदि हम कॉट फंक्शन की डोमेन को इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर दें और कोड डोमेन आर रहने दे तो ये 1 1 और ऑन टू हो जाता है और इन्वर्टिबल भी होता है। और इसको मैं एरो डायग्राम से इस तरह से शो कर रहा हूँ कि इसकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 to π ओपन इंटरवल। ये फंक्शन कॉट फंक्शन है, ये इसकी कोड में नहीं। यदि इसके एलिमेंट को मैं एक्स से डिनोट करूं और इसके वाई से, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? एक्स का इमेज वाई अंडर दिस फंक्शन, तो इसको लिख सकता हूं कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वेयर वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये 1 1, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, ये इसकी डोमेन बन जाएगी और ये इसकी कोड डोमेन बन जाएगी। तो एरो डायग्राम से तो मैं इसको भी इसी तरह से शो कर सकता हूँ। इसके एलिमेंट को मैंने y से किया है, इसके एलिमेंट को x से किया है। ये कॉट इनवर्स फंक्शन है, y का इमेज x आएगा इनवर्स फंक्शन में, तो इसको मैं कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ। और x किसको बिलोंग कर रहा है? ओपन इंटरवल 0 to π। तो हमने क्या देखा कि इफ कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स है तो, और x किसको बिलोंग कर रहा है? 0, π को, x इसको बिलोंग करना चाहिए। तो देन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कॉट x इज इक्वल टू वाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेयर y बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब हम क्वाड्रेंट में इसकी रेंज की बात करेंगे कि ये कॉट एक्स की रेंज किस किस क्वाड्रेंट में आती है। तो रेंज ऑफ कॉट इनवर्स फंक्शन लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे ये फर्स्ट है और ये 0 ओपन इंटरवल 0 to π का मतलब है यदि यहाँ थीटा एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। और थीटा जो है वो पाई के बराबर भी नहीं होना चाहिए और थीटा जो है वो 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी रेंज है। तो यहाँ से हम एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको ये चेक करना है कि जो √3 है ये किस एंगल की वैल्यू होती है अंडर कॉट फंक्शन। तो आपने देखा कि √3 किस एंगल की वैल्यू होती है? π/6 की। तो इसकी वैल्यू π/6 आएगी, मतलब थीटा π/6 आएगा। यदि कॉट इनवर्स जैसे माइनस है यहाँ √3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यदि नेगेटिव है, आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में जो है ये कॉट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ √3 किस एंगल की वैल्यू है? ये π/6 की है, लेकिन माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये लिखना पड़ेगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू 5π/6। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। यदि आपने इसको सॉल्व करके देखना है तो मैं इसको सॉल्व करके भी बता रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है। जैसे लेट थीटा, मैंने मान लिया कि इसका आंसर जो है वो थीटा के बराबर है। अब थीटा क्या आता है? वेयर थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को थीटा बिलोंग करना चाहिए। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ हमने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा है कि यदि कॉट इनवर्स वाई एक्स है तो मैं लिख सकता हूँ इसको कॉट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ भी कैसे लिख सकता हूँ इसको? कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू है? कॉट π/6 की। तो √3 के स्थान पर मैं
कॉट पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये इसका आंसर आया। क्योंकि इसको हमने थीटा के बराबर माना तो इसकी वैल्यू जो है वो पाई बाई 6 के बराबर है। अब जैसे नेगेटिव है यहाँ अंदर, तो हम मान लेते हैं कि इसका आंसर भी थीटा के बराबर है। और थीटा किसको बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। और मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? कॉट थीटा इज इक्वल टू, माइनस को रहने दे बाहर, अंडर रूट 3 किस एंगल की वैल्यू है? कॉट पाई बाई 6 की। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस माइनस को कैसे हटा सकते हैं यहाँ से? तो इसके लिए दो फॉर्मूले हमारे पास, ये आपने +1 में पढ़े हैं। माइनस कॉट थीटा, हम माइनस को यदि आपने हटाना है तो इसको इस तरह से भी, कॉट पाई माइनस थीटा। कॉट कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में डाल दिया थीटा को, पाई माइनस थीटा, मतलब यहाँ तक पाई, पाई में माइनस कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और माइनस कॉट थीटा को और कैसे लिख सकते हैं? कॉट, मान लो यहाँ से मूव किया यहाँ और इसमें माइनस थीटा कर दिया तो फोर्थ में आ गए 2 पाई माइनस थीटा। अब इन दो में से किसको हम यहाँ यूज करेंगे? तो हमें ये यूज करना पड़े, क्योंकि ये एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये एंगल कहाँ है? ये फोर्थ में। तो लेकिन इसकी रेंज है फर्स्ट और सेकंड में, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई बाई 6 है, पाई माइनस 6, और इसको सॉल्व करके आ गया 5 पाई बाई 6, माइनस हट गया और थीटा किसके बराबर आ गया? आपका 5 पाई बाई 6। तो आप इस तरह से इनकी वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि कॉट इनवर्स फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होता है। ये है कॉट फंक्शन, जिसकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ओपन इंटरवल 0 to पाई में, और इसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो इसका ग्राफ कैसे है? तो हमने इसके ग्राफ के बारे में पढ़ा, लेकिन वहाँ इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू n पाई थी। यहाँ हम उसके एक पोर्शन की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस की तरफ रेंज को ड्रॉ करेंगे और x एक्सिस की तरफ इसकी डोमेन को हम ड्रॉ करेंगे। तो x एक्सिस ये 0, आपने देखा कि 0 और पाई के ऊपर ये अनडिफाइंड होता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये हमने अभी पीछे डिस्कस कर लिया है। तो इस तरह से इसका कॉट फंक्शन का ग्राफ इस पोर्शन में 0 to पाई में इस तरह का है। और इस पोर्शन में कैसा है? ये 1 1 और ऑन टू। क्यों है? यदि कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो वो इस ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट के ऊपर ही इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए 1 1 और ऑन टू है। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है y इज इक्वल टू x, मतलब जो ओरिजिन में से होकर के पास करेगी और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये था y इज इक्वल टू कॉट एक्स का फंक्शन। अब हम इसके इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जो इसकी डोमेन है वो क्या हो जाएगी? जो कॉट फंक्शन की कोडोमेन थी, और इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x फंक्शन लिख दिया। तो y एक्सिस की तरफ हम रेंज को ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस की तरफ डोमेन को। तो जो इसकी y एक्सिस है यहाँ x एक्सिस बन जाएगी, और जो इसकी x एक्सिस है यहाँ ये y एक्सिस बन जाएगी। अब इस पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ आएगा 0, पाई बाई 2, पाई, इस तरह से 3 पाई, इस तरह से, और यहाँ -1 -2 -3 सो ऑन। तो इसका फंक्शन, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये पाई और 0 वाली लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर अनडिफाइंड होता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कॉट इनवर्स फंक्शन का। आपको पता है पाई बाई 2 के ऊपर इसका ये वैल्यू क्या होती है? कॉट फंक्शन की 0 होती है। तो इसका ये पॉइंट क्या आएगा? 0, पाई बाई 2। ठीक है। तो इस तरह से जैसे पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 4 है, यहाँ पाई बाई 4 आएगा जैसे। तो पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 ये आएगा पॉइंट इस तरह से। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब आप क्या देख रहे हैं? यहाँ भी मैंने y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ कर दी है।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये इन्वर्स फंक्शन का, ये बिल्कुल इसका मिरर इमेज है। यदि हम y इज इक्वल टू एक्स को एक मिरर कंसीडर करें तो आप देख रहे हैं कि ये इसका इमेज बन रहा है। जब भी हम अपने इमेज को मिरर के ऊपर देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे ये है राइट हैंड साइड है, तो मिरर में आपको कैसी दिखेगी, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड, तो ये वाला इधर को आ गया, लाइन के इधर आ गया, जो ये वाला है ये लाइन के इधर आ गया। और जो इस तरफ था लेफ्ट साइड को इस तरह से, यह यहाँ लाइन की दूसरी तरफ नजर आएगा राइट साइड में। तो ये देखो, तुम कहने का मतलब ये है कि जो कॉट इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है ये बिल्कुल मिरर इमेज है कॉट फंक्शन के ग्राफ का। तो दिस इंप्लाइज ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स फंक्शन इज जस्ट मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ कॉट फंक्शन। आप देख रहे हैं, तो ये था कॉट फंक्शन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।